वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 4 एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का पार्ट 3। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में काफ़ी सारी चीज़ें देख चुके हैं। रिपीट करूँगी तो फालतू में बोरिंग लगेंगी। नहीं देखी हैं तो कमेंट बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी उनका, आप लोग देख लीजिएगा जाके। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज़ और हमारे बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर हो चुके हैं। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, एसएसटी के सारे ये वाला चैप्टर रह गया था हमारा, ये हम कवर कर रहे हैं। मैथ्स भी काफ़ी सारे चैप्टर्स हो चुके हैं और साइंस के भी काफ़ी चैप्टर्स कवर्ड हैं। आप लोग बोलेंगे तो धीरे धीरे करके मैं सब कुछ कवर कर दूँगी। तो अब देखते हैं, लेट अस नाउ मूव टू इंडिया। इससे पहले हम लोग ब्रिटेन के बारे में देख रहे थे, अब इंडिया के बारे में देखते हैं कि इंडिया में पहले आज से कई 600-700 साल पहले, 1000 साल पहले इंडिया में बहुत ही अच्छा कॉटन होता था, बहुत अच्छा कपड़ा इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट किया जाता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि इंडिया से एक्सपोर्ट तो छोड़िए, इंडिया में एक्सपोर्ट का देख लिए मतलब होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट जो शब्द है ना, इसका ये मतलब है कि हम अपने देश में सामान बना रहे हैं और दूसरे देशों को बेच रहे हैं। इससे क्या होता है कि हमें फ़ायदा होता है क्योंकि हम सामान बना करके बेच रहे हैं तो मुनाफा कमाएंगे। एक होता है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब होता है दूसरे देशों से अपने देश में सामान मंगवाना। तो भाई सामान मंगवाना महंगा पड़ता है, राइट, क्योंकि वो चीज़ हमारे पास होगी नहीं तभी हम बाहर से उसको मंगवा रहे हैं। एक्सपोर्ट करने से हमारा ज़्यादातर फ़ायदा ही होता है, तो इसलिए एक्सपोर्ट हमेशा अच्छा होता है। हमेशा नहीं बट 99% टाइम्स एक्सपोर्ट करना अच्छा होता है और इम्पोर्ट करना थोड़ा सही नहीं होता। इसका मतलब है कि हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं, अपने देश में वो चीज़ नहीं बना सकते हैं। तो फैक्ट्रीज जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, इंडिया में इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी जितनी यूरोप में बढ़ी, तो अब यूरोप से इंडिया में सामान आ रहा था और इंडिया का पैसा यूरोप में जा रहा था। तो एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़ा, इंडिया का कपड़ा। तो मशीनी जब युग था उससे पहले सिल्क कॉटन का जो कपड़ा था वो इंडिया से जाता था। पूरी की पूरी दुनिया में इंडिया का डोमिनेशन था, पूरी दुनिया में इंडिया का फाइन बहुत ही अच्छा कपड़ा जाता था और बड़ी डिमांड थी। कोर्सर मतलब काफ़ी ज़्यादा खर्रा खर्रा बेकार सा कपड़ा जो था वो बाकी सारे देशों में बनता था, बट इंडिया का कपड़ा बहुत ही फाइन होता था, तो इंडिया के कपड़े को लोग बड़ा पसंद किया करते थे। अर्मेनिया, पर्शियन, ये काफ़ी सारे जो व्यापारी हुआ करते थे ये इंडिया के पंजाब से, ठीक है, खरीदते थे सामान। ईस्टर्न पर्शिया, सेंट्रल एशिया तक वो सामान यूरोप में बहुत सारी जगह जाया करता था। बेल्स ऑफ फाइन टेक्सटाइल वर कैरीड ऑन कैमल बैक, मतलब बहुत ज़्यादा वो होता है ना लट्ठे, मतलब इतना वो कपड़े के ऊंचे ऊंचे गट्ठे बना करके और ऊँटों पर रख रख के उनको ले जाया जाता था अलग अलग देशों में। माउंटेन, डेजर्ट, अलग अलग एरियाज जो हैं वो क्रॉस किए जाते थे और इंडिया का जो कपड़ा है वो अलग अलग दुनिया के भागों में बेचा जाता था। वाइब्रेंट सी ट्रेड भी था, मतलब समुद्री मार्ग से भी बहुत अच्छा व्यापार होता था प्री कॉलोनियल टाइम में। मतलब हमारा देश देखिए जो गुलाम बना, आप समझिए वो प्रोसेस जो है वो 1757 बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, फिर उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1765 में हुई थी। अंग्रेज़ी शासन जो है वो हमारे देश पे काबिज होना शुरू हो गया था इस समय से। उसके बाद से ही हमारे देश का व्यापार काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन होने लगा था। पहले क्या होता था, अंग्रेज़ों के आने से पहले सूरत जो कि गुजरात का एक पोर्ट है वो गल्फ़ यानी कि सऊदी अरेबिया, जैसे कि सपोज़ करो ये इंडिया है, फिर इंडिया से ऐसे करके सी रूट के थ्रू यहाँ पे गल्फ़ में, फिर उसके अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश से व्यापार होता था। पर जब ये अंग्रेज़ आए तो इन्होंने सब चौपट कर दिया था। तो फिर काफ़ी सारे और भी पोर्ट्स होते थे, मसूलीपट्टनम, कोरोमंडल, ठीक है, हुगली, बंगाल में। इनके जो लिंक थे वो साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट से, मतलब जो साउथ इंडियन पार्ट है वहाँ से जो है सामान वो एशिया के ईस्टर्न पार्ट, ईस्ट एशिया में ज़्यादा था। और जो गुजरात और बॉम्बे वाला रीजन है वहाँ से सामान कहाँ जाता था, वेस्ट एशिया में, इंग्लैंड में, यूरोप में, ठीक है। वेराइटी ऑफ इंडियन मर्चेंट्स एंड बैंकर्स वर इन्वॉल्व इन दिस नेटवर्क ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड, फाइनेंसिंग प्रोडक्शन, कैरिंग गुड्स एंड सप्लाइंग एक्सपोर्ट्स। तो काफ़ी सारे जो मर्चेंट्स हैं, व्यापारी हैं, वो इस एक्सपोर्ट्स में लगे हुए थे। मर्चेंट्स जो है वो एक पोर्ट से सामान ले जाते थे और दूसरी जगह सप्लाई करते थे, और वो वीवर्स यानी कि बुनकरों को एडवांस दे देते थे और बता देते थे कि भाई इतना इतना कपड़ा हम लोगों को चाहिए रहेगा। और वो सप्लाई वगैरह फिर जैसे कि बुनकरों के पास बाहर से व्यापारी आते थे, उनको ऑर्डर दे देते थे, बुनकर बना के रख लेते थे, वो लोग ले जाते थे पोर्ट के थ्रू, लैंड के थ्रू, है ना। और फिर प्राइस भी नेगोशिएट कर सकते थे कि भाई इतना प्राइस होगा, इतना प्राइस होगा, और इस तरीके से व्यापार जो है वो ठीक ठाक चल रहा था। बट बाय 1750 ये नेटवर्क जो था वो इंडियन मर्चेंट्स कंट्रोल करते थे, मतलब इंडिया के व्यापारी थे जो कि पूरा का पूरा कंट्रोल करते थे। बट 1750 जब अंग्रेज़ों का शासन आया उसके बाद ये इंडिया के व्यापारियों
के कंट्रोल से ये सब चीज़ें बाहर हो गई। यूरोपियन कंपनी जो है वो पावर गेन करने लगी थी। इससे क्या हुआ कि वो अब अच्छा, अरे बाहर के देश के लोग हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना चाहते थे, तो वो पैसा नहीं देना चाहते थे, बट चाहते थे कि सामान खूब सारा वो लोग ले लें, है ना, पैसा देना नहीं और सामान खूब सारा ले जाना चाहते थे। तो इससे क्या हुआ, हमारे देश के व्यापारी तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गए और जो वीवर्स बुनकर होते थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने लगा। बाहर के यूरोपियाई कंपनियाँ जो हैं हमारे राजा महाराजा वगैरह से कंसेशंस लेने लगी, मतलब कि भाई थोड़ा टैक्स वैक्स कम कर दो, और मोनोपोली सी बना ली। मोनोपोली क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ी व्यापारी ही अब अपना सामान यहाँ से इंडिया से खरीदते थे और बाहर बेचने लगते थे, तो इंडिया के व्यापारी बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो ये नुकसान हुआ। इससे क्या हुआ, जो सूरत का पोर्ट था ना वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गया, और कलकत्ता का जो रीजन है वहाँ पे जो हुगली पोर्ट है वो अब वहाँ से ज़्यादा सामान खरीदा बेचा जाने लगा, क्योंकि स्टार्टिंग में 1750s के टाइम पर जो बंगाल है ना वहीं पर ही अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हुआ था। अब एक्सपोर्ट्स फ्रॉम दीज पोर्ट, जो सूरत वाला पोर्ट है वो उससे काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, हुगली पोर्ट से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और इससे पहले जो वो उनको लोग उधर साइड के जो बुनकर थे जो कि गुजरात वाले रीजन के थे, उनको अच्छे से अपना दाम वाम मिल जाता था, मर्चेंट्स भी खूब कमाते थे, तो ये सब चीज़ें ख़त्म होने लगी। और मतलब आप गरीबी की तरफ हमारा देश फिर उस समय से ही आप समझ लीजिए कि बढ़ने लगा था। अब क्या होने लगे, जो बैंकर्स थे वो बैंकरप्ट होने लगे, मतलब पहले लोग जिनसे लोन वगैरह लिया करते थे, बुनकर हो गए, मर्चेंट्स हो गए, अब कुछ भी नहीं बचा। लास्ट ईयर ऑफ 17th सेंचुरी का जो आखिरी साल थे, यानी कि 1690s वाला जो टाइम था, उस समय पे जो सूरत के पोर्ट से ट्रेड हो रहा था वो हो रहा था 16 मिलियन, और 1740s यानी कि 40-50 साल आते आते 16 मिलियन से वो सिर्फ और सिर्फ 3 मिलियन रह गए। देखिए कितना ज़्यादा व्यापार घट चुका था। अब ये देखिए, ये इंग्लिश फैक्ट्री है सूरत में। सूरत और हुगली जो है वो डिक्लाइन करने लगे थे, ठीक है। जो हुगली पोर्ट था वो काफ़ी ज़्यादा फिर डिक्लाइन करने लगा था। सूरत हो गया, सूरत शायद मैंने उससे थोड़ी देर पहले बोल दिया था ना कि सूरत डिक्लाइन कर रहा था और हुगली गेन कर रहा था, नहीं सॉरी, सूरत और हुगली डिक्लाइन कर रहे थे और गेन कौन कर रहे थे, बम्बे कलकत्ता। तो गेन किसका हो रहा था, फ़ायदा किन पोर्ट्स का हो रहा था, बॉम्बे और कलकत्ता का जो पोर्ट था वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा था। ये शिफ्ट जो था ना पोर्ट्स का, इससे क्या हुआ, ये इंडिकेटर था कि भाई हमारे देश में कॉलोनियल पावर अब आ चुकी है। तो पहले क्या था, पहले कौन कौन से पोर्ट से होता था, सूरत से, हुगली से, फिर बॉम्बे कलकत्ता, क्योंकि ये जो कॉलोनियल पावर है यानी कि अंग्रेजी शासन देश में आने लगा तो वो बॉम्बे और कोलकाता का पोर्ट ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे। इसलिए जो नए पोर्ट्स थे वो कौन कंट्रोल कर रहा था, यूरोपियन कंपनी कंट्रोल कर रही थी और वहाँ से लोग व्यापार करते थे। तो जो ओल्ड ट्रेडिंग पोर्ट्स थे ना, या फिर ओल्ड ट्रेडिंग जो हाउसेस थे, जो पहले व्यापारी लोग थे, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़त्म ही हो गए, क्योंकि ये अंग्रेज़ जो थे ना ये काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी डरा धमका के, इनकी नेवी स्ट्रॉन्ग थी, तो अपनी लॉबिंग करके और अपने षड्यंत्र रच रच के ये इन्होंने हर चीज़ पर कंट्रोल कर लिया था। अब अगर ऐसा हुआ तो जो बुनकर थे, जो आर्टिसंस थे गाँव के इलाकों में, शहरों में, उनका क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू द वीवर्स का क्या हुआ। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी पावर में आई थी ना 1760s के टाइम से, एकदम से तो इंडिया का टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट कम नहीं हुआ था। ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं फैली थी 1760s के टाइम पर, इसलिए जो फाइन बहुत ही अच्छा सा टेक्सटाइल होता था ना इंडिया का, उसकी यूरोप में काफ़ी ज़्यादा अभी भी डिमांड थी। तो इंडिया का टेक्सटाइल तो फिर भी एक्सपेंड होने लगा। तो इसलिए जो पॉलिटिकल पावर, Before establishing political power in Bengal and Carnatic in 1760s and 70s, ईस्ट इंडिया कंपनी had found, देखिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जब तक उसने बंगाल पे कर्नाटक यानी कि साउथ इंडिया, कर्नाटक है साउथ इंडिया वाला रीजन, मेनली तमिलनाडु वाला, जब तक बंगाल और कर्नाटक वाले रीजन पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्ज़ा नहीं किया था, उससे पहले उनको सप्लाई के लिए और सामानों के लिए बड़ी दिक्कत होती थी। बट अब जब उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था तो उनको तो बड़ी आसानी से चीज़ें मिल जाया करती थी। उससे पहले उनका काफ़ी ज़्यादा राइवल्स भी हुआ करते थे। तो अब कौन कौन राइवल्स थे उनके, फ्रेंच हो गए, डच हो गए, मतलब बाकी यूरोपियाई पावर। तो धीरे धीरे लड़ाइयाँ कर करके अंग्रेज़ों ने हर चीज़ पे कब्जा कर लिया था। फ्रेंच को भी हरा दिया अंग्रेज़ों ने, डच को भी हरा दिया, पोर्टुगीज़ को भी हरा दिया, लोकल ट्रेडर्स वगैरह सबको हटा दिया था इन सबसे कम्पीट करके, और फाइनली सिर्फ अंग्रेज़ी बचे थे व्यापारी। तो पहले तो इनको इन सबसे कम्पीट करना पड़ता था अंग्रेज़ों को, जब तक इन्होंने बंगाल पर कब्जा नहीं किया था तो इनको तब इतना मुनाफा नहीं होता था। बट जैसे जैसे इन्होंने अलग अलग जगहों पर कब्जा करते गए तो ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज़ों का भी मुनाफा बहुत बढ़ने लगा। सो वीवर्स एंड सप्लाई मर्चेंट्स बार्गेन कर सकते थे। जब बहुत सारे लोग होते हैं, सपोज करिए कि एक कपड़ा है, ठीक है, वो कपड़ा है 1000 रुपये का, ठीक है, उसकी वीवर जो है वो 1000 रुपये का बेच रहा है, बट ख़रीदने वाले कितने हैं,
फ्रेंच भी है, ब्रिटिश भी है, डच भी है, पोर्टुगीज़ भी हैं और लोकल ट्रेडर्स भी हैं कहीं कहीं सारे। अब ये बंदा कह रहा है मैं किसी भी, जो सब कह रहे हैं मैं खरीदूँगा। फ्रेंच कह रहा है कि भाई मैं चलो 1010 रुपये में ले लेता हूँ। फिर ब्रिटिश कह रहा है अरे नहीं मैं 1500 में दे दूँगा चलो। फिर ये कह रहा है नहीं मैं 2000 में दूँगा। तो इससे क्या हो रहा था, इससे वीवर का पैसा ज़्यादा कमा रहा था जो बुनकर था हमारे देश का, क्योंकि बहुत सारे लोग थे। जब बहुत सारे लोग होते हैं तो रेट जो है चीज़ों के बढ़ जाते हैं। जब एक ही चीज़ को बहुत सारे लोग खरीदना चाहते हैं तो उस चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं। तो पहले हमारे देश के बुनकरों को फ़ायदा होता था, बट ये जो फ्रेंच, पोर्टुगीज़, लोकल ट्रेडर्स सबको हटा दिया, ब्रिटिशर्स ने सबको हरा दिया और अब एक ही ख़रीदार बचा, ब्रिटिश। तो यानी कि अब बुनकरों के पास कोई कुछ बचा ही नहीं। अब अगर वो 1000 रुपये का था तो ब्रिटिश कहते कि भाई हम तो 700 में खरीदेंगे, तो बुनकर देता ही कोई और था ही नहीं उसके पास क्योंकि ख़रीदने वाला। इससे क्या हुआ, पहले तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मुनाफा बुनकर वगैरह ठीक ठाक कमा लिया करते थे, बट बाद में जब अंग्रेज़ों का पूरी तरीके से कब्जा हो गया था ना तो लोगों का मुनाफा भी कम हो गया था। ठीक है, ये पूरी मैंने आपको स्टोरी अब शॉर्ट में बता दिया। अब यही चीज़ हम इसमें आगे पूरा पढ़ेंगे। तो पहले तो मतलब बेस्ट बायर को ही बेचता था। बायर कौन होता है, खरीदने वाला, सेलर होता है बेचने वाला। तो अब लंदन इन देयर लेटर्स बैक टू लंदन कंपनी ऑफिशियल कंटिन्यूसली कंप्लेंट ऑफ डिफ़िकल्टीज़ ऑफ सप्लाई एंड द हाई प्राइस। तो पहले जो कंपनी वाले ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अंग्रेज़ लंदन में जो लेटर लिखते थे वो उसमें कहते थे कि भाई इंडिया में तो बहुत ज़्यादा व्यापार महंगा है और बड़े सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। बट ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे ही पॉलिटिकल पावर इस्टेब्लिश की उनका मोनोपोली हो गई राइट टू ट्रेड पर। मोनोपोली मतलब सिर्फ और सिर्फ अब ब्रिटिशर्स ही बचे, बाकी सब तो उन्होंने काट दिए थे, सबको हटा दिया था अपने रास्ते से। तो कॉस्ट कॉम्पिटिशन नहीं रहा तो कॉस्ट अपनी मर्ज़ी से देते थे, जो इनको अपनी मर्ज़ी से लगता था ना कि हम ये खरीदेंगे, इतना प्राइस पे खरीदेंगे, सब कुछ अपनी मर्ज़ी से ही ये किया करते थे। अब ये सब हुआ कैसे कैसे, अब इसका देखो स्टेप्स में। कंपनी ने ट्राई किया एलिमिनेट करने को जो पहले से ट्रेडर्स थे उनको, एंड ब्रोकर्स कनेक्टेड विद द क्लोथ ट्रेड एंड एस्टैब्लिश मोर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द वीवर। तो वीवर के ऊपर यानी कि बुनकर के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी ब्रिटिशर्स ने। इट अपॉइंटेड अ पेड सर्वेंट कॉल गोमस्था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि गोमस्थास कौन थे, तो पेड सर्वेंट थे ईस्ट इंडिया कंपनी के गोमस्थास। ये सुपरवाइज करते थे वीवर को और उनसे सामान कलेक्ट करते थे और क्लोथ की क्वालिटी को भी ये गोमस्थास ही एग्जामिन करते थे। ठीक है, तो पहले इन्होंने क्या रखे, गोमस्तास हायर किए कि भाई कपड़े की क्वालिटी कैसी है, क्या सब चल रहा है, वो सब देखने के लिए। सेकंड था इट प्रिवेंटेड कंपनी वीवर्स फ्रॉम डीलिंग विद अदर बायर्स। तो जो कंपनी के खुद के व्यूअर्स होते थे वो किसी और बायर से बात नहीं कर सकते थे, मतलब रोक देते थे दूसरे बायर से बात करने में या फिर उनसे व्यापार करने में। इससे क्या हुआ कि उनको काफ़ी ज़्यादा पहले से पहला पैसा दे दिया कि भाई हमने तुम्हें अब पैसा दे दिया है और ये चीज़ अब तुम सिर्फ और सिर्फ हमें ही बेचोगे। तो ये हुआ। तो ये सब काम कौन करते थे, गोमस्थास करते थे। और इसलिए अब जो ट्रेडर था, अगर कोई ट्रेडर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार कर लिया तो भाई अब उनको ही बेचना पड़ता था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से अगर व्यापारी, देखो क्या है, ये वीवर है, ठीक है, वीवर है ये ईस्ट इंडिया कंपनी है और एक ये गोमस्था है, ठीक है, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही रखा है। अब क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोमस्था के थ्रू जो वीवर है ना इसको क्या दे दिया, लोन दे दिया। अब इस लोन से वो वीवर ने अपना सामान वामान खरीदा और कपड़ा बुन दिया। अब ये कपड़ा ना ये वीवर जो है ये इनको ही बेचेगा क्योंकि इसने पहले से ही लोन ले लिया है। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपने मनमाने दाम पर चीज़ें खरीदती थी। अब लोन्स जो हैं वो हाथ में आ गए थे, तो एक बार को तो इनसे टेक्सटाइल एक्सपैंड भी हुआ तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा था, बट धीरे धीरे क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मनमानी करने लगी थी। ठीक है, तो अब पहले एक लैंड होता था छोटा सा वीवर का, तो वीवर अपने लैंड पे जो है खेती भी कर लेता था और फिर उसके बाद मतलब वीविंग भी कर लेता था। बट अब जो है इसकी वीविंग की डिमांड ज़्यादा आने लगी तो उसको अब ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली हैंड्स की ज़रूरत पड़ी। मतलब घर के जितने भी लोग थे वो सब वीविंग का काम करने लगे, चाहे बच्चे हों, चाहे वाइफ हो, चाहे कोई भी हो। नाउ दे हैड टू लीज आउट द लैंड एंड डिवोट ऑल देयर टाइम टू द वीविंग। तो सारा अगर उनका खुद का लैंड भी होता था ना लोगों का, तो वो लैंड किसी और को जोतने के लिए दे देते थे और सारा का सारा टाइम अपना बुनकरी का काम करने में ही लगाया करते थे। तो फैमिली के अलग अलग लोग अलग अलग स्टेप्स पर, मतलब अलग अलग टाइम पर हेल्प किया करते थे वीविंग के प्रोसेस में। सून हाउएवर इन मैनी वीविंग विलेजेस दैट देयर वर रिपोर्ट्स ऑफ क्लैशेस बिटवीन वीवर्स एंड गोमस्था। अब गोमस्था ना काफ़ी ज़्यादा मतलब कंट्रोल करने की कोशिश किया करते थे वीवर्स से और कम दाम में ज़्यादा खरीदने की कोशिश करते थे, तो इनके बीच में झड़प वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी। तो अर्लियर सप्लाई मर्चेंट्स हैड वेरी ऑफन लिव्ड विद वीविंग विलेजेस एंड हैड अ क्लोज रिलेशनशिप विद वीवर्स। तो पहले क्या होता था कि जो वीवर है
और जो मर्चेंट है वो मर्चेंट और वीवर आसपास के गांव में एक ही गांव में रहते थे, तो इनके साथ अपना क्लोज रिलेशंस भी रहते थे। तो जब वीवर्स को कभी ज़रूरत होती थी तो मर्चेंट पैसे वगैरह भी दे दिया करते थे। बट ये जो गोमस्ताज थे ये तो शहरों में रहते थे और काफ़ी आउटसाइडर थे और अच्छा व्यवहार भी नहीं करते थे। तो वीवर्स और मर्चेंट्स का जो मतलब एक रिश्ता टाइप का था ना वो ख़त्म हो गया था और गोमस्ताज काफ़ी ज़्यादा अकड़ू और काफ़ी मतलब बिल्कुल इस तरीके से बॉस और सर्वेंट टाइप का रिलेशन टाइप्स हो गया था। काफ़ी एरोगेंट थे और काफ़ी मतलब कैसे आते थे गोमस्ताज, सिपाहियों के साथ आते पियोन, और पनिश करते थे उन वीवर्स को जो कि सप्लाई टाइम पर नहीं देते थे, उनको पीटते थे। इनफैक्ट मतलब बहुत बुरा व्यवहार ये गोमस्ताज किया करते थे। अब वीवर्स के पास अपना स्पेस नहीं बचा था और बार्गेन भी नहीं कर सकते थे क्योंकि एक ही प्राइस फिक्स है, उसी पे बेचना है क्योंकि एक ही सेल बायर है। तो कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा कम पैसे अब देना वीवर्स को शुरू कर दिया था और वीवर्स को जो भी था वो एक्सेप्ट करना पड़ता था क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई और बचा ही नहीं था मार्केट में ख़रीदने के लिए। काफ़ी सारे प्लेसेस जैसे कि कर्नाटक ऑफ बंगाल, वीवर्स जो थे वो गांव छोड़ के बिल्कुल चले ही जाते थे, छोड़ के भाग जाते थे वहाँ से, और सेटिंग अप लूम्स दूसरी जगह पर जहाँ पे उनके फैमिली के रिलेशंस होते थे। जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का जिन जिन गाँव पे कब्जा हो जाता था ना वो गाँव लोग छोड़ के चले जाते थे क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत परेशान करती थी। और दूसरे गाँव में जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का या अंग्रेज़ों का कब्जा नहीं होता था, जहाँ पे गोमस्ताज नहीं आते थे, वहाँ पर जाकर लोग रहने लगते थे और काम करने लगते थे। एल्सवेयर वीवर्स अलॉन्ग विद विलेज ट्रेडर्स रिवोल्टेड अपोजिंग कंपनी एंड इट्स ऑफिशियल। कई जगह लोग इनका रिवोल्ट भी करते थे और इनके खिलाफ विद्रोह भी कर देते थे। अब 19वीं सेंचुरी में कॉटन वीवर्स को नई प्रॉब्लम मिल गई थी। मैनचेस्टर केम टू इंडिया। मैनचेस्टर क्या होता है? मैनचेस्टर था एक टाउन, ठीक है। मैनचेस्टर टाउन कहाँ का है? मैनचेस्टर है इंग्लैंड में। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मशीन में कपड़ा बनने लगा था। तो 1772 के टाइम पर हेनरी पाचेलो था एक कंपनी का ऑफिशियल, उसने ये कहा था कि इंडिया का टेक्सटाइल, इंडिया का कपड़ा इतना अच्छा है कि किसी और देश का कपड़ा इतना अच्छा है ही नहीं, और इंडिया के टेक्सटाइल की डिमांड तो कभी कम हो ही नहीं सकती है। बट 19वीं सेंचुरी के टाइम पर इंडिया का जो टेक्सटाइल है वो बहुत ज़्यादा गिर गया। 1811 में 12 के टाइम पर जो 33% प्राइस गुड्स अकाउंटेड फॉर 30% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स, बाय 1850 3%। मतलब पहले जो एक्सपोर्ट पूरी दुनिया का टेक्सटाइल का इंडिया 33% कब्जा करता था उस पर, अब इंडिया सिर्फ और सिर्फ 3% ही टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट करता था। मतलब इंडिया का जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट था ना वो बहुत ज़्यादा गिर गया था और इनफैक्ट अब इंग्लैंड से मशीन का बना हुआ कपड़ा इंडिया में आने लगा था। ये सब कैसे हुआ और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हुई? जैसे जैसे कॉटन इंडस्ट्रीज़ इंग्लैंड में डेवलप हुई ना, तो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स जो हैं वो सोचने लगे कि भाई अब हम अपनी कंपनियों में कपड़ा बना रहे हैं, यहीं पे इतना सारा कपड़ा बन जा रहा है और बाहर से भी कपड़ा आ जाएगा तो कपड़े के दाम तो बड़े गिर जाएंगे। इसलिए जो इंग्लैंड के फैक्ट्री ओनर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया कि आप ना इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा दो बाहर से आने वाले कपड़े पे। इंपोर्ट ड्यूटीज़ यानी कि बाहर से आने वाला जो कपड़ा है आप उन पे लगा दो टैक्स। इसलिए क्या होगा, जो मैनचेस्टर का सामान है ना वो इंग्लैंड में बिकेगा और उसको कोई दिक्कत नहीं होगी दूसरे देशों से कंपटीशन की। एट द सेम टाइम अब इंग्लैंड जो है उसने इंडिया को कॉलोनी बना लिया था। इंडिया का कपड़ा वो बाहर भेजता नहीं था और मैनचेस्टर का कपड़ा इंडिया में खूब आने लगा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया में खूब कपड़ा बेच रही थी और इसलिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कपड़ा है यानी कि जो ब्रिटेन में बना हुआ कपड़ा है मशीनों का, वो इंडिया में बहुत ज़्यादा आने लगा था। और पहले जहाँ पे इंडिया कोई इंपोर्ट करता ही नहीं था कपड़े का बाहर से, पहले टाइम पे पहले ज़माने में 18वीं सेंचुरी तक इंडिया बाहर से कपड़ा मंगवाता ही नहीं था, इंडिया अपने देश में ही बना लेता था मतलब हम। मगर 1850 आते आते बहुत 31% इम्पोर्ट था और 1870s आते आते तो 50% का जो कपड़ा था वो इंडिया में बाहर से आ रहा था। कॉटन वीवर्स जो थे इंडिया के वो उनको दो तरीके की प्रॉब्लम देखनी पड़ रही थी। एक तो एक्सपोर्ट वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इंग्लैंड जैसे देश जो थे उन्होंने अपनी क्या लगा लिया था, बाहर से आने वाले कपड़े पे टैक्स लगा दिया था। और लोकल मार्केट मतलब ऐसा था, देखो बच्चों ये है इंग्लैंड और ये है इंडिया। मतलब इंग्लैंड क्या कर रहा था, इंडिया से तो कपड़ा नहीं आने दे रहा था और अपना कपड़ा इंडिया में खूब बेच रहा था। तो इससे क्या हुआ, इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इंडिया का कपड़ा बाहर नहीं जा रहा और खूब इंग्लैंड से सस्ता कपड़ा फैक्ट्रियों में बना हुआ खराब सा लो क्वालिटी का कपड़ा इंडिया में आ रहा है। तो इंडिया के गरीब लोगों ने क्या किया,